नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में आज तमाम मोदी विरोधी दलों का बैठक है। जी हां, और इन तमाम मोदी विरोधी दलों का जो विपक्षी एकता का जो बैठक है, इसका अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिनका कुल जमा पूंजी, उनके पूरे राजनीतिक का कुल सफलता सिर्फ इतनी है कि वो कभी भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने पार्टी को अपने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दिलवा पाए, कभी भी अपने दम पे अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में, एक व्यक्ति के विरोध में किस तरह से अंधे होकर इस तथाकथित विपक्षी एकता का, जो कभी होने वाला नहीं है और क्यों नहीं होने वाला है उसका भी कारण मैं बताऊंगा, उस तथाकथित विपक्षी एकता के ऊपर बिहार के लाखों लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को दोनों हाथों से लुटा रहा है, बिहार के लाखों लोगों के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहा है। जिन पैसों से बिहार के लोगों के लिए कोई विकास का कार्य होता, उन पैसों को इस तरह के फिजूल के नाटक नौटंकी पे खर्च कर रहा है। नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए और बिहार के लोगों को भी पूछना चाहिए कि ये जो तथाकथित विपक्षी एकता के ऊपर जो बिहार सरकार इतना खर्च कर रहा है, इससे बिहार के लोगों को, बिहार के जनता को क्या फायदा होगा, बिहार के लोगों को इस विपक्षी एकता से क्या मिलेगा। अब बात करते हैं इस तथाकथित विपक्षी एकता पे। इस विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री कल से लेकर आज तक बिहार की राजधानी पटना में इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एमके स्टालिन आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता अखिलेश यादव आ चुका है, अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, शरद पवार भी आएंगे और भी बहुत सारे नेता आने वाले हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों के आने के बाद, इन तमाम पार्टियों के इस विपक्षी एकता में शामिल होने से पहले जो इनका राजनीतिक शर्त है, जो इनका राजनीतिक बयान है, उन बयानों को देखिए तो उन बयानों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरा विपक्षी एकता सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों के साथ एक धोखा है। इस देश के लाखों लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश है। इस देश के लोगों को मूर्ख और बेवकूफ समझने का एक दुष्कर प्रयास है इन तमाम मोदी विरोधी दलों के द्वारा। जी हाँ, इस विपक्षी एकता से पहले अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है, जो नया बयान है, उस बयान को अगर आप ध्यान से देखिए और समझिए तो ऐसा लगता है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल इन तमाम मोदी विरोधी दलों को और खास करके कांग्रेस पार्टी को खुली तौर पे चुनौती दे रहा है। और भला दे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बाद इन मोदी विरोधी दलों में जितने भी नेता, जितने भी मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, उनमें सबसे अधिक हैसियत में अगर अभी कोई है तो वह अरविंद केजरीवाल है। वह अरविंद केजरीवाल जिनका 2 प्रदेशों में अपने पार्टी का सरकार है, जो कि कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी पार्टी है जिनका 1 से अधिक प्रदेशों में सरकार है। बाकी किसी भी क्षेत्रीय छत्रप का राजनीतिक हैसियत वो नहीं है कि अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 10, 20, 50 विधायक भी खड़े करे, सरकार तो दूर की बात है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक हैसियत इन सभी से अधिक है, क्योंकि उन्होंने जिस भी प्रदेशों में चुनाव लड़ा है, उस प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकारों को बुरी तरह से धूल चटाया है, एकदम बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब। इस वजह से अरविंद केजरीवाल अब एक राजनीतिक दबाव बना रहा है इन तमाम मोदी विरोधी दलों के ऊपर, और वह एक स्पष्ट संदेश दे रहा है कि इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति है तो वह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। उनका जो एक शर्त है तो इस विपक्षी बैठक से पहले, विपक्षी दलों की बैठक से पहले उन्होंने रखा है, वो शर्त बहुत ही घातक है, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए। जी हाँ, उनका शर्त है कि विपक्षी एकता की बैठक से पहले अगर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश आया है उसके समर्थन में अगर हाँ नहीं करती है, उसको अगर समर्थन के लिए आश्वासन नहीं देती है, तो इस विपक्षी एकता का आम आदमी पार्टी बहिष्कार करेगा। और यह अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा, कहे तो एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। अगर अरविंद केजरीवाल इन तथाकथित विपक्षी एकता के बैठक का अगर बहिष्कार करते हैं
तो फिर अरविंद केजरीवाल अपने आप में इस देश में इन तमाम मोदी विरोधी दलों से बड़ा चेहरा हो जाएंगे। वो हर एक प्रदेश में, देश के हर एक क्षेत्र में जाकर लोगों को यही बताएंगे कि देखिए जी, ये सबके सब मिले हुए, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हूं, जो मैं किसी से कोई समझौता नहीं किया हूं। जिसका संदेश उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते समय दे दिया था कि जी मैं पढ़ा लिखा नेता हूं, IITN हूं, IRS ऑफिसर रहा हूं, और अब आप लोग किसी अनपढ़ गंवार को वोट मत देना, जब भी वोट देना तो पढ़े लिखे लोगों को वोट देना। उनका स्पष्ट संदेश था कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को वोट देना, क्योंकि अगर भाजपा के खिलाफ कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खड़ा है। और वह इसी संदेश को पूरे देश में देने के लिए वह एक राजनीतिक षड्यंत्र, एक राजनीतिक चाल चला है, खास करके कांग्रेस पार्टी के साथ। और अगर कहीं वो इस चाल में कामयाब हो जाता है तो फिर देखिएगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल इन तमाम मोदी विरोधी को पूरे देश में साबुन लगा लगा कर धोएगा। अगर राज्यसभा से दिल्ली सरकार के खिलाफ यह अध्यादेश अगर पास हो जाता है और एक कानून बन जाता है, तो फिर ये अरविंद केजरीवाल जिन जिन नेताओं से मिले हैं सबको अगर गालियां न बके ऑन कैमरा चुनावी सभाओं में, तो मेरा नाम नहीं। लेकिन संदेश तो तमाम क्षेत्रीय छत्रप भी कांग्रेस को दे रहा है, चुनौती तो तमाम क्षेत्रीय दल भी दे रहा है। और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि यह जो तथाकथित विपक्षी एकता का जो नाटक चल रहा है पटना में, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों के साथ छलावा है। जी हाँ, कुछ घटनाक्रम को याद कीजिए। शुरू करते हैं बिहार से, क्योंकि बिहार की धरती पे यह विपक्षी एकता का गठबंधन का बैठक होने वाला है। बिहार में भी कुछ दिन पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और पढ़े लिखे नेता जो तेजस्वी यादव से कहीं लाख गुना ज्यादा राजनीति को समझता है, राजनीतिक तौर पे मैच्योर है, कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया था। और उस कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाकर बिहार से बाहर करवा दिया। आज वो कन्हैया कुमार जो कि बेगूसराय के सीट पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग में था, वो आज बिहार से बाहर दिल्ली में बैठे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को आरजेडी भी बिहार में बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है। आरजेडी ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ उन्हीं जगह पे चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से हो। जहां क्षेत्रीय दल है जिन राज्यों में, वहां कांग्रेस पार्टी को नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि आरजेडी यह चाहती है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े, वह पूरे के पूरे सीट आरजेडी के लिए छोड़ दे। इसी तरह का शर्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी भी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े, और वहां तो बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव में ही आपको दिख जाएगा ये क्या स्थिति होने वाला है। इस विपक्षी एकता का परिणाम क्या होने वाला है, वो पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है, उस पंचायत चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी धरने पे बैठे हुए हैं, वो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता के हत्या के खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं बीडीओ ऑफिस के बाहर। क्या कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी एकता के लिए क्या अपने लोकसभा के नेता और पश्चिम बंगाल के सांसद की कुर्बानी देगी? क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के शर्तों को मानते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम के साथ गठबंधन तोड़ देगी पश्चिम बंगाल में? और अगर पश्चिम बंगाल में गठबंधन तोड़ देती है सीपीआईएम के साथ, तो केंद्र में सीपीआईएम के साथ गठबंधन कैसे रहेगा? ये जितने भी मोदी विरोधी दल है, चाहे अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो या एमके स्टालिन हो या शरद पवार हो, ये तमाम मोदी विरोधी दल अपने अपने प्रदेशों में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को या किसी भी राजनीतिक दल को थोड़ी सी भी जगह देने की मंशा नहीं रखता है, थोड़ा सा भी उनको एक सीट देने का भी गुंजाइश नहीं रखता है। उस तरह की इनकी नीयत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या यह विपक्षी एकता हो सकता है? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तैयार नहीं है,
ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, किसी भी दूसरे दल का पश्चिम बंगाल के चुनाव में हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि पश्चिम बंगाल में अगर विपक्षी एकता में किसी तरह का कोई सहयोग का आशा कांग्रेस पार्टी रखता है तो उनको पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके का चुनावी हस्तक्षेप नहीं करना होगा। उधर एमके स्टालिन भी यही कह रहा है कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े। उधर तेलंगाना में केसीआर कह रहा है कि यहां अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े तो हम विपक्षी एकता में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र से भी अजीत पवार जी का एक बयान आया है। अजीत पवार जी ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, तेलंगाना में केसीआर, ये तमाम क्षेत्रीय दल अगर अपने दम पे चुनाव जीत सकती है अपने क्षेत्र में, तो फिर महाराष्ट्र में अकेले दम पे एनसीपी चुनाव क्यों नहीं जीत सकती। दरअसल उनका संदेश भी इन्हीं तमाम दलों के तरह है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े, एनसीपी के साथ किसी तरह का कोई चुनावी दखल अंदाजी न करे और एनसीपी को मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरी छूट दें कि एनसीपी अपने दम पे पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बन सके। क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक हैसियत नीतीश कुमार जी का बिहार में है, इसी तरह का राजनीतिक हैसियत महाराष्ट्र में शरद पवार का है। वह बेशक देश में बहुत बड़े नेता बन चुका हो, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत सिर्फ और सिर्फ आधे महाराष्ट्र की है। वो भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में अपने पार्टी को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए, जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में नहीं दिला पाए। और ये सब के सब राष्ट्रीय नेता बन गए। पता नहीं ये कौन सी राजनीति की पढ़ाई पढ़े हैं कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत अपने पूरे प्रदेश की नहीं है, वह पूरे देश की नेता कैसे बन जाता है। वह ममता बनर्जी बिहार में आके संविधान और लोकतंत्र का दुहाई दे रहा है, जिसको पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक कई बार कह चुका है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गई है। वह ममता बनर्जी बिहार में आके लोकतंत्र और संविधान बचाने का इस देश के लोगों को आश्वासन दे रहा है। तो यह देश के लोगों के साथ धोखा नहीं है तो और क्या है, यह छलावा नहीं है तो और क्या है। वह 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री जिसने कभी भी अपने पूरे अब तक के जीवन में संविधान के प्रस्तावना को पूरी तरह से नहीं पढ़ा होगा, संविधान में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है उसकी जानकारी उसको नहीं है, वह व्यक्ति लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहा है, जिसके पिताजी अपने 15 वर्षों की शासन काल में पूरे बिहार को एक बीमारू राज्य में तब्दील कर दिया, पूरे बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करने पे मजबूर कर दिया, मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया। वह व्यक्ति और उसके पुत्र आज बिहार के लोगों के साथ साथ देश के लोगों को कह रहा है, यह आश्वासन दे रहा है कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेंगे। जिसके पिताजी पूरे बिहार की रक्षा नहीं कर पाया, बिहार के लोगों का रक्षा नहीं कर पाया, पूरे बिहार को लूट लिया, लूट कर सिर्फ अपने परिवार को धनवान बनाया, उसका परिवार के लोग आज कह रहा है कि हम बिहार और देश में संविधान और लोकतंत्र का रक्षा करेंगे। इस बैठक में जितने भी दल शामिल हो रहे हैं, इनमें से शायद कोई एक दल नहीं है जिसके नेता भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या फिर बेल पे घूम रहे हैं बाहर। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल कि ममता बनर्जी के पार्टी के टीएमसी का नेता अनुव्रत मंडल, वो मनी लॉन्ड्रिंग और गौ तस्करी के आरोप में जेल में है। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में शिक्षा मंत्री जेल में है, जिसको कोर्ट के द्वारा जमानत तक नहीं मिल रही है। वह संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है। वह केजरीवाल जिसका 2 कैबिनेट मंत्री जेल में है, एक शराब घोटाले में, एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, वह कह रहा है कि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। वह लालू प्रसाद यादव जो खुद ही अपने कार्यकाल के दौरान चारा चोरी के आरोप में, चारा घोटाले के आरोप में सजायाफ्ता अपराधी है, मेडिकल बेल पे मजे ले रहा है राजनीति का, वह व्यक्ति और उसके पुत्र कह रहा है, जो खुद ही आईआरसीटी घोटाले में आरोपी है, जो कभी भी जेल जा सकते हैं, वह देश के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम संविधान और लोकतंत्र का रक्षा करेंगे।
वह एम.के. स्टालिन जिसका मंत्री अभी 2 दिन पहले जेल गया है, वह शरद पवार जिसके पूरे खानदान के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जांच चल रही है, कभी भी फाइल खुल सकती है, कभी भी इनके पूरे परिवार जेल जा सकते हैं। वह के.सी.आर जिनकी बेटी फंसी हुई है शराब घोटाले में, कभी भी जेल जा सकती हैं। वह नीतीश कुमार जिनके सांसद के ऊपर अब 1600 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस संचालन के ठेके का हेरा फेरी घोटाले करने का आरोप लगा है। उन्हीं के एक मंत्री के विजय चौधरी के साले के घर पे कल इनकम टैक्स और ईडी का रेड पड़ा है, छापा पड़ा है। ये तमाम भ्रष्टाचारी सिर्फ मिलकर एक मोदी को हराने के लिए यह निरर्थक प्रयास कर रहा है। क्या ये देश के लोग, देश का जनता नहीं समझ रही है? आप एक पार्टी बता दीजिए इस एकता में शामिल होने वाले, जो पार्टी पहले से कांग्रेस के साथ या तो सरकार में है, कांग्रेस के साथ या तो सरकार में नहीं है, या उनके साथ सरकार चलाई नहीं है, या उनके साथ चुनाव नहीं लड़ी है, या गठबंधन नहीं करी है। जितने भी लोग शामिल है हो रहे हैं बैठक में, वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग अलग समयों पे जुड़ा रहा है। और जब पहले भी इन सब के साथ अलग अलग प्रयोग कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, फिर भी मोदी को नहीं हरा पाए, तो क्या अब ये तथाकथित विपक्षी एकता करके मोदी को हरा पाएंगे? दरअसल ये पूरा का पूरा जो विपक्षी एकता का नाटक है, यह मोदी विरोध में इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का, इस देश के लोगों के साथ छल करने का यह इनका एक दुष्कर प्रयास है, जिसका जवाब 2024 के चुनाव में इनको इस देश का जनता जरूर देगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।